हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सीटेट फरवरी 2026 एग्जाम के लिए सीटेट साइंस पेपर 2 पेडागोजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे। जो भी रिसेंटली ऑफलाइन वाले एग्जाम हुए थे उनके हम पेपर सॉल्व करेंगे। कौन कौन से पेपर आज हम सॉल्व करेंगे? 14 दिसंबर 2024 वाला, 15 दिसंबर 2024 वाला, जुलाई 2024 वाला, जनवरी 2024 वाला और अगस्त 2023 वाला। तो ये सभी पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। एक ही क्लास में 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी जो तैयारी है वो 10 नंबर की पक्की हो जाएगी इस एक क्लास से। और सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर सॉल्व करना। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आप सभी क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो भी ऑफलाइन वाले एग्जाम हुए थे उनमें जो लेवल है वो काफी अच्छा आया था। तो सभी क्वेश्चंस जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपकी 10 नंबर की तैयारी इस एक क्लास से कंफर्म हो जाएगी। तो आज की इस क्लास से सीटेट फरवरी 2026 एग्जाम को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और साइंस में अच्छा स्कोर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप सभी साइंस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट के लिए 3 क्लासेस फॉलो जरूर करना। सीटेट साइंस पेडागोजी सीरीज वाली लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन 3 क्लास से साइंस पेडागोजी के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ और क्लास का अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले हम सॉल्व करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2 पेडागोजी के 10 क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 वाला जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। असर्शन हमें दिया है, अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्स इन इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग यानी कि जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। रीजन इसका हमें दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, यानी कि लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीति भिन्न होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग आधुनिक शैक्षिक समझ इस बात पर जोर देती है कि जो जेंडर यानी कि लिंग है वो स्वाभाविक रूप से स्टेम स्टेम क्या है ये अभी हम समझेंगे। स्टेम क्षमता को निर्धारित नहीं करता है। स्टेम ये स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़ियों और सामाजिकरण जैसे सामाजिक कारकों से उत्पन्न होती है, लेकिन लड़कों और लड़कियों के बीच समस्या समाधान की अलग अलग जन्मजात रणनीतियों से नहीं। तो साइंटिफिकली दोनों ही गलत है। अब स्टेम क्या है ये हम समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित विज्ञान पाठ्यक्रमों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थ साइंस जैसे कोर साइंस यानी कि मूल विज्ञान विषय शामिल हैं। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन और क्लियर हो गया। और आप लोग एक चीज याद रखना कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आप लोग नोट करते चलना, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे और लास्ट टाइम में रिवीजन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड सपोर्ट इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? तो देखेंगे अपने ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक एवं आभासी भार के बीच के भेद समझना। सेकंड है आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्या करना। थर्ड ऑप्शन है जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करना। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज। इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर केंद्रित होती है, जहां पर छात्र एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोज करते हैं, जांच करते हैं और अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करते हैं। तो जो सबसे
उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगर आपको इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग नहीं भी मालूम है तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिवली जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन में। तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर पर आप पहुंच सकते हैं। और एक्टिविटी करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये वैसे भी पॉजिटिव कीवर्ड हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्लास और सजेस्ट करूंगी। साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड हैं वो मैंने आपको एक क्लास में बताए हैं। उस क्लास का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उस क्लास को भी देख लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज डन इन द क्लास 7। कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। विद्यार्थियों को 4 लोह दंड दिए गए जिनमें से 2 दंड चुंबक है। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया उनसे कि आप दंड चुंबक की पहचान कीजिए। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को देखेंगे कि कौन से मैग्नेट बार हैं और कौन से आयरन बार हैं। तो इस तरीके से वो पहले ऑब्जर्व करेंगे जो कि हमें सभी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद वो क्लासिफाई करेंगे कि ये आयरन बार हैं और ये मैग्नेट बार हैं जो कि हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद वो इन्फेरिंग यानी कि एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ ये आयरन बार है और ये मैग्नेट बार है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फेरिंग। और क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फेरिंग क्या है ये आपको साइंस पेडागोजी की कंटेंट क्लासेस से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पर्पस ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये नॉट वाला क्वेश्चन है और नॉट वाले क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे। फर्स्ट है पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, तो ये होगा नहीं क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, देखते हैं। थर्ड ऑप्शन अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना। नेक्स्ट है परीक्षाओं में अधिक अंक लाना, तो यही गलत है, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना, क्योंकि ओपन बुक यानी कि खुली किताब से परीक्षा कराने का प्राथमिक लक्ष्य केवल अंक बढ़ाना नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों की गहन समझ, क्रिटिकल थिंकिंग और ज्ञान को लागू करने तथा जानकारी प्राप्त करने की क्षमता का आकलन करना है। वास्तविक समझ के बिना केवल उच्च अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना आकलन के वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य को नकारता है। इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसमें सबसे अधिक है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियोज। प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियोज विज्ञान में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे वैज्ञानिक अवधारणाओं और मूर्त रचनात्मक अभिव्यक्ति की अनुमति देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इनको अलग अलग की प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो क्या है। इन प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट में छात्र वैज्ञानिक विचारों की अपनी समझ को दर्शाने के लिए मॉडल, चित्र और चार्ट जैसे विभिन्न कला रूपों का उपयोग कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में छात्रों को समय के साथ इन रचनात्मक कार्यों को एकीकृत करने, व्यवस्थित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान हो जाता है, जिससे कि कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से उनकी सीखने की जो यात्रा है उस पर चिंतन करने को बढ़ावा मिलता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन का अर्थ है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रचनात्मक सोच, विचार मंथन और कई संभावित उत्तरों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि बच्चे एक क्वेश्चन का मल्टीपल पॉसिबल आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट है अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा। तो इसका आंसर बच्चे एक फॉर्मूले के थ्रू दे देंगे। नेक्स्ट है क्या ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है। तो इसका भी एक फैक्चुअल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बच्चे दे देंगे गुरुत्वाकर्षण बल का। थर्ड है क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है। तो इसका भी फिक्स्ड आंसर बच्चे दे देंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण कम होता है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है
क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबल आंसर देंगे, क्रिटिकली सोचेंगे कि क्या आंसर होगा, विचार मंथन करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। डाइवर्जेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अब जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं उन पर एक क्वेश्चन आता है। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? इन प्रश्नों का तथ्यों या तर्क के आधार पर एक ही विशिष्ट और सही उत्तर होता है, जो कि हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिला। तो जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल या गति घटती है, और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल या गति बढ़ती है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है। आई होप यहाँ तक सभी क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस? यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं नेचर ऑफ साइंस के प्रति, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये गलत है, क्योंकि जो साइंटिफिक आइडियाज होते हैं वह सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉट दिया है, इसलिए ए स्टेटमेंट तो हो गया गलत। बी देख लेते हैं। देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मेथड। तो ये सही है, यानी कि ट्रू है। कोई एकल वैज्ञानिक विधि या पद्धति नहीं है। कोई एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है जिसका सभी वैज्ञानिक एक कठोर चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप पालन कर सके। विज्ञान में अवलोकन, प्रयोग, मॉडलिंग और ऐतिहासिक विश्लेषण सहित कई दृष्टिकोण शामिल हैं, इसलिए कोई एकल वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ए रॉन्ग है और बी राइट है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। सही बताना है तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड करेंगे, तभी अपने आंसर को आप सही कर पाएंगे। फर्स्ट है ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। बच्चों की जो मिसकंसेप्शन होती हैं, जो बच्चों की गलत धारणाएं होती हैं, ये स्थिर होती हैं। बच्चे जैसा देख लेते हैं वैसा ही मान लेते हैं और औपचारिक शिक्षा के बाद भी परिवर्तन विरोधी होती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये प्रक्षेपित परिघटनाओं के कारण बनती हैं। तो जो बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं ये ऑब्जर्वेबल फिनोमेना से बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे अपने आसपास जैसा देख लेते हैं वैसा ही मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे सोचते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि उन्होंने यही देखा है, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। थर्ड है ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बच्चे अक्सर समान उम्र या विकासात्मक चरणों में समान गलत धारणाएं विकसित करते हैं। नेक्स्ट है उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने समझा कि जो बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं ये स्थिर हो जाते हैं, इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। औपचारिक शिक्षा के बाद भी परिवर्तन विरोधी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी गलत है। नेक्स्ट, ये प्रायः प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट होती हैं, यानी कि ये विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को गुरुत्वाकर्षण के बारे में गलत धारणा बनी है तो ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश के बारे में भी गलत धारणा हो। प्रकाश के बारे में उसे सही समझ हो सकती है। तो ये प्रायः प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ए बी सी ई। ए बी सी ई स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट था वो डी था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में। अब हमें ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्याएं हैं। तो ये ट्रू है। लॉस को समराइज कर सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, जबकि जो थ्योरीज होती हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड है
नियम बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों ही प्राचीन हो सकते हैं, ये खोज पर निर्भर करता है। थर्ड स्टेटमेंट है नियम बदले नहीं जा सकते जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। विज्ञान में कुछ भी पूर्णता निश्चित नहीं होता। नियम यानी कि लॉज अच्छी तरह से प्रमाणित विवरण होते हैं, लेकिन नए प्रमाण सामने आने पर या अधिक व्यापक नियम मिलने पर इन्हें मॉडिफाई या रिवाइज किया जा सकता है। थ्योरीज भी हमेशा ओपन होती हैं शोधन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम देख लेते हैं अपना राइट आंसर। तो जो सही है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। S1 सही है, S2 और S3 गलत है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सीटेट साइंस पेपर 2 14 दिसंबर 2024 वाले पेपर के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप लोग साइंस पेडागोजी की जो कंटेंट वाली क्लासेस हैं वो जरूर देख लेना। आपके सभी कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2 पेडागोजी के 10 क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 वाले पेपर के। और सीटेट 15 दिसंबर 2024 वाला जो साइंस का पेपर था ये हार्ड पेपर था। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे उनको भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बना दिया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था साइंस का ये काफी हार्ड पेपर था। इसमें 2-3 क्वेश्चन ही मॉडरेट थे, बाकी सभी क्वेश्चन हार्ड थे। तो ये सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि साइंस पेडागोजी में कैसा भी क्वेश्चन आए आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये क्लास आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। 10 नंबर की पेडागोजी आपकी इस एक क्लास से कंफर्म हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव कंसेप्शन। यानी कि एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी वैकल्पिक धारणा नहीं है। नॉट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। तो चलिए अपने ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन परमाणु काला है। तो यह एक वैकल्पिक अवधारणा है, क्योंकि छात्र अक्सर कार्बन के कुछ रूपों जैसे कि कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसकी स्थूल उपस्थिति को परमाणु के गुण के साथ भ्रमित कर देते हैं, जबकि जो एटम्स होते हैं उनमें रंग का अभाव होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, हमें नॉट बताना है। सेकंड ऑप्शन है एक रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। रेखा आरेखों जैसे कि लोई संरचना में प्रयुक्त एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि रासायनिक बंध मूलतः एक आकर्षण बल या साझा इलेक्ट्रॉन घनत्व है जो परमाणुओं को एक साथ बांधे रखता है, ना कि कोई भौतिक यानी कि फिजिकल लाइन है। कोई फिजिकल लाइन थोड़ी है परमाणुओं के बीच, ये एक आकर्षण बल या साझा इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण जुड़े होते हैं, कोई फिजिकल लाइन नहीं होती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। थर्ड ऑप्शन है अपक्रिया में ऑक्सीजन डालना ऑक्सीकरण है। अपक्रिया में ऑक्सीजन मिलाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये कथन ऑक्सीकरण की मूलभूत परिभाषा में से एक का वर्णन करता है, लेकिन जो एडवांस केमिस्ट्री है वह ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि या ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के रूप में परिभाषित करता है। तो इस हिसाब से ये बच्चे का मिसकंसेप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कार्बन की अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। ये जो ऑप्शन है ये कंप्लीटली साइंटिफिकली करेक्ट है। कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि वे एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के अपरूप कौन कौन से हो गए, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया। तो इन सभी का परमाणु क्रमांक समान होता है। तो आपको ऐसे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमें उस ऑप्शन के साथ जाना है जो पूरी तरीके से सही है क्वेश्चन के हिसाब से। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर होते जाएं, और कैसा भी क्वेश्चन बने साइंस पेडागोजी में आप सभी उसको आराम से सही कर पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिंपल पेडागोजी का क्वेश्चन था उसको कॉन्सेप्ट से जोड़कर हार्ड कर दिया। तो चलिए देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉगी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में साइंटिफिक एनालॉगी दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट साइंटिफिक एनालॉगी है। साइंटिफिक एनालॉगी क्या है, किसी अपरिचित वैज्ञानिक अवधारणा यानी कि अनफेमिलियर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हम रिलेट यानी कि तुलना करते हैं किसी परिचित अवधारणा से, ताकि हमें समझने में सहायता मिल सके।
यह एक मानसिक मॉडल के रूप में कार्य करता है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है, तो ये कोई साइंटिफिक एनालॉजी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है सेल का। तो यही करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो परमाणु ऊर्जा पर कक्षा में होने वाली बहस या वाद विवाद सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को संबोधित करने का एक इफेक्टिव पेडागोजिकल टूल है। तो अब हम अपने ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। परमाणु ऊर्जा स्वाभाविक रूप से परमाणु विखंडन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को रिएक्टर की टेक्नोलॉजी और समाज पर इसके व्यापक प्रभावों जैसे कि एनर्जी, इन्वायरमेंट, सेफ्टी आदि से जोड़ती है। सेकेंड ऑप्शन है टू फैमिलराइज लर्नर्स विद इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो परमाणु ऊर्जा हो गई, बेस्ड डिस्पोजल हो गया, सेफ्टी हो गया, ये जो इंटरनेशनल इशू होते हैं ये बहस यानी कि वाद विवाद को अत्यधिक प्रासंगिक बनाते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रमोट स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। ये परमाणु रिएक्टर की विस्तृत तकनीकी और कार्य प्रणाली को समझने का कारगर तरीका नहीं है। तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। तो अब आप अपने ऑप्शन देखेंगे कि किसमें सी नहीं है। तो सी किसमें नहीं है? थर्ड ऑप्शन में, ए, बी और डी। लेकिन हम डी को भी समझेंगे। टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि वाद विवाद छात्रों को नैतिक विचारों, लाभों और जोखिमों का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान के जिम्मेदार अनुप्रयोग की समझ विकसित होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए, बी और डी। देखिए, जब आपके पास टाइम कम है और जो सीटेट का पेपर है वो भी लेंदी आता है, तो एग्जाम में आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप एग्जाम में यूज करेंगे जिससे कि आपका पेपर टाइमली पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन है और नॉट वाले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से करेंगे। तो विज्ञान की समकालीन समझ क्या है ये हम समझ लेते हैं। विज्ञान की समकालीन समझ यह है कि कोई एक निश्चित कठोर वैज्ञानिक पद्धति नहीं है जो खोज की गारंटी दे सके। साइंस क्या है? साइंस इसके विपरीत है। साइंस फ्लेक्सिबल है, क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें विविध रणनीतियां शामिल हैं, अनुकूलनशीलता शामिल है, कभी कभी सहयोग यानी कि अचानक मिली सहायता भी इसमें शामिल है। अब हम अपने ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट है एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना, निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक खोज का। तो ये अभी हमने समझा कि साइंस क्या है। साइंस क्रिएटिव है, फ्लेक्सिबल है और अचानक मिली सहायता है। तो इसलिए ये कहना कि किसी एक विशिष्ट पद्धति का पालन करना ही निश्चित रूप से एकमात्र तरीका है, ये गलत है। और हमसे गलत पूछा था तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी। देखिए, ओनली वाला ऑप्शन पेडागोजी में हमेशा ही गलत होता है। तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। साइंस पेडागोजी के टैग वर्ड मैंने आपको बताए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो वाली क्लास भी आप लोग जरूर देख लेना। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग इजीली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि क्लासेस की पीडीएफ, जो भी कंटेंट क्लासेस में कराती हूँ उनकी पीडीएफ में शेयर करती हूँ, और जो भी क्लासेस में चैनल पर कराती हूँ उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन भी समझ लेते हैं। वैज्ञानिक विधि परिघटनाओं के संबंध में सौंदर्य परक अथवा मूल संबंधित निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करती है। तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है? ये ऑप्शन विज्ञान की समकालीन समझ के अनुरूप है। विज्ञान जो है वो वस्तुनिष्ठ है यानी कि ऑब्जेक्टिव है, और साइंस एम्पेरिकल एविडेंस एंड नेचुरल फिनोमेना से संबंधित है। यह व्यक्ति परक, सौंदर्य परक या नैतिक मूल संबंधी निर्णय नहीं लेती है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये विज्ञान की समकालीन समझ के अनुरूप है। बाकी के दोनों ऑप्शन भी विज्ञान की समकालीन समझ के अनुरूप है। तो हमसे नॉट पूछा था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा
अवस्थाएं सामने आई जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। तो ये जो उदाहरण हमें दिया गया है इसमें बोर के सिद्धांत को एक क्रांति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने पिछले परमाणु मॉडलों जैसे कि रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, इसकी कमियों को दूर करने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। यानी कि जो भी तथ्य थे पहले से मौजूद उनके स्थान पर नए सिद्धांत विकसित किए गए। तो हमें इसमें यही बताना है कि उपरोक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमें सही ऑप्शन बताना है विज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है यानी कि सब्जेक्टिव है। तो अभी हमने समझा कि जो साइंस है वो ऑब्जेक्टिव होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विज्ञान मान मूल निरपेक्ष यानी कि न्यूट्रल है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। विज्ञान अस्थायी है यानी कि साइंस कैसी है, टेंटेटिव है। तो साइंस का जो नेचर है वो टेंटेटिव है यानी कि अस्थायी है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दिया गया उदाहरण यही दर्शाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान पूर्णतः सत्य नहीं है बल्कि नए प्रमाणों और व्याख्याओं के सामने आने पर इसमें परिवर्तन और सुधार किया जा सकता है। तो साइंस हमेशा ओपन रहती है चेंज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। तो साइंस कैसी है, नेचर में टेंटेटिव है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आप लोग कंटेंट वाली क्लासेस जरूर देखना, उसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। असर्शन हमें दिया गया है विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है, अभी हमने समझा, तो ये सही बात है। इसका जो रीजन हमें दिया गया है ये हम देख लेते हैं। नए साच के प्रकाश में विद्वान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि जो इसका रीजन दिया गया है वो भी सही है। अब हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है या तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए सही तरीका हमसे पूछा है। फर्स्ट है पूछताछ एवं अन्वेषण, खोज कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो क्रिएटिविटी को विकसित करेगा। सेकंड है विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के समय सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करना या प्रकाश डालना। तो देखिए क्रिएटिविटी को विकसित करने का ये सही तरीका नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तो ये ऑप्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों को सभी पाठ पुस्तक प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी क्रिएटिव ऑप्शन नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी को विकसित करने का सही तरीका नहीं है। अब दो ऑप्शन हमारे सही हैं, ए और सी। तो ए और सी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उद्धरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है। तो पहले हम अपने स्टेटमेंट देख लेंगे, उसके बाद सही आंसर टिक करेंगे। विज्ञान अधिगम का अंतःविषयक क्षेत्र है, ओके। सेकंड है विज्ञान परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है विज्ञान एक सामूहिक उद्गम है। विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर आपको चारे ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दो ही सही बताने हैं। तो सबसे उपयुक्त जो होंगे यानी कि जो सबसे सही है क्वेश्चन के हिसाब से वो होगा बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी एंड सी। बी में हमें दिया है विज्ञान परिवर्तनशील है, सी में हमें दिया है विज्ञान एक सामूहिक उद्गम है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ए एंड डी ये विज्ञान की विशेषता है। विज्ञान अधिगम का अंतःविषयक क्षेत्र है, विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। लेकिन वृद्धिशील आविष्कार के बारे में जो शिक्षिका कहानी साझा कर रही है इसका प्राथमिक फोकस नहीं है। प्राथमिक फोकस क्या है कि विज्ञान परिवर्तनशील है, विज्ञान एक सामूहिक उद्गम है। और पेडागोजी में ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आप सही से पढ़ें और उसमें ये समझें कि पूछ क्या रहा है। ये इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स, यानी कि क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं। तो जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन, वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। वैज्ञानिक अक्सर वैज्ञानिक मॉडलिंग का या मॉडल का यूज करते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया की प्रणालियां अक्सर इतनी जटिल होती हैं, इतनी विशाल होती हैं और कई बार डेंजरस भी होती हैं, तो उनका संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अध्ययन करना संभव नहीं होता। इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो मॉडल्स का यूज करके जटिल वास्तविकताओं को सरल बनाते हैं और परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं और प्रिडिक्शन में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से जो मॉडल होते हैं वो वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A teacher performed an experiment in the class and students record the following statement S1 and S2। तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फ्रेंस है, दोनों ऑब्जर्वेशन है या दोनों इन्फ्रेंस है। तो देखते हैं हम अपने स्टेटमेंट। S1 है ऑक्सीजन ज्वलनशील का समर्थन है, तो ये एक इन्फ्रेंस है। ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है, तो S2 भी इन्फ्रेंस है। तो S1 और S2 दोनों ही निष्कर्ष हैं, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर 10 पेडागोजी के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए 15 दिसंबर 2024 वाले। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे सीटेट साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन जुलाई 2024 में जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन मैं एडिट कर रही हूँ जिससे कि आपको स्विच नहीं करना होगा। इसलिए आप लोग एक क्लास फॉलो करेंगे साइंस पेडागोजी के लिए और आपकी 10 मार्क्स की साइंस पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन क्लास हेल्प इन। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो सोशियो साइंटिफिक इशू क्या होता है? जो भी हमारी चारों तरफ घटनाएं होती हैं वो प्रकृति में वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये भी क्या है, ये सोशियो साइंटिफिक इशू है। ठीक है, इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है, रिसेंटली आप कोविड-19 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है, सोशियो साइंटिफिक इशू है। तो साइंस क्या है? साइंस एक सामाजिक प्रयास है। ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोशल साइंटिफिक इशू की परिचर्चा करना किसमें सहायता करती है? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग आर्गुमेंट स्किल इन लर्नर्स। हाँ बिल्कुल, अधिगमकर्ताओं में तर्क वितर्क कौशल विकसित करती है। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, किसी मुद्दे पर बहु परिपेक्ष को प्रेरित करना, तो ये भी ऑप्शन सही है। इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन भी सही है। एप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी कि हम विज्ञान के विकास में समाज की क्या भूमिका है इसके महत्व को स्वीकार करना, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ए, बी और सी ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट इन साइंस। तो ये वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती हैं? ये एक विचार है जो बच्चों और लोगों में साइंस के प्रति क्रिएट हो जाती है थ्रू द सम ऑब्जर्वेशन। बच्चों ने कुछ देख लिया, जैसे कि बच्चों ने तालाब में पानी हरा देखा, तो उन्होंने एक वैकल्पिक अवधारणा बना ली कि पानी का रंग हरा होता है, लेकिन उनको इसके पीछे कारण या प्रभाव से कोई लेना देना नहीं कि हो सकता है कि तालाब में काई लगी हो, इस वजह से पानी हरा समझ में आ रहा है। तो उनको कारण और प्रभाव से कोई मतलब नहीं है, बच्चे जैसा देख लेते हैं वैसा मान लेते हैं। और ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं ये स्थिर होती हैं और परिवर्तन विरोधी होती हैं, जल्दी से बदला नहीं जा सकता। तो अब आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बातें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइडियाज आर स्टेबल, तो ये हमने समझ लिया। तो ये तो हो गई नहीं विशेषता, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, तो ये भी एक विशेषता है, हमसे नॉट पूछा है। थर्ड है आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, विचार अवलोकनीय विशेषताओं से विकसित होते हैं, तो ये भी हमने समझा है। आइडियाज डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, तो यही सही है, हमसे नॉट पूछा है तो ये एक विशेषता नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फ्रेंस है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये सभी मैंने आपको पेडागोजी की क्लास में समझाए हैं, अगर आप क्लास देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस होता क्या है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? जो भी आप अपने सेंस के थ्रू प्राप्त करते हैं, किसी क्रिया को होते हुए देखना, देख कर, टच कर कर, सूंघ कर, तो ये सभी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। इन्फ्रेंस क्या है? जो आप देखते हैं उसका स्पष्टीकरण देना।
ठीक है, ये इन्फ्रेंस है। तो इन्फ्रेंस को इन्होंने आई से रिप्रेजेंट किया है, ऑब्जर्वेशन को ओ से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेटमेंट में ऑब्जर्वेशन है और कौन सा स्टेटमेंट इन्फ्रेंस है। फर्स्ट दिया है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये इन्फ्रेंस है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ए हमारा आई हो गया। तो ये 3 ऑप्शन में हमें दिया है। अब ये 4th ऑप्शन आप यहाँ से हटा देंगे। देखिए, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना है, इससे आपका टाइम सेव होगा। अब हम बी देख लेते हैं। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, वायु गर्म होने पर फैलती है। तो ये भी एक सिंपल हमें निष्कर्ष निकाल के दे दिया कि वायु गर्म होने पर फैलती है। तो ये भी क्या हो गया, इन्फ्रेंस हो गया। तो ए और बी इन्फ्रेंस है। ए और बी, अब ये 2 ऑप्शन में दिया है, यहाँ डी दिया है, तो ये भी ऑप्शन बाहर कर देंगे आप। सी स्टेटमेंट देखेंगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंपल क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। इसमें किसी क्रिया को होते हुए देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब या तो फर्स्ट सही है या फिर थर्ड। अब देखते हैं डी में क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो ये भी सिंपल हमें एक सीधा सा निष्कर्ष निकाल के दे दिया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो डी क्या है, इन्फ्रेंस है। तो ए बी और डी हमारे इन्फ्रेंस है और सी हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के संबंध में कौन सा सत्य है। तो यहाँ हमसे साइंटिफिक लॉ के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो साइंटिफिक लॉ क्या होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, क्यों घटित हुई, कोई भी घटना घटित हुई तो वो क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, इनके बीच रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं साइंटिफिक लॉ। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, डिड डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन देखेंगे, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बने होते हैं। तो ये सिद्धांतों से नहीं बनते। थ्योरीज क्या है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको जस्ट एक्सप्लेन करना, केवल व्याख्या करती है थ्योरी। और लॉज क्या है, जो भी अवलोकनीय परिघटनाओं के बीच संबंधों का वर्णन करते हैं वो लॉज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सिंपल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज अ इंक्वायरी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान को अन्वेषण के रूप में दर्शाता है। तो साइंस एज अ इंक्वायरी, जहां पर कुछ जांच हो रही हो, खोजबीन हो रही हो, चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा हो, ठीक है। तो सिंपल आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे। तो साइंस एज अ इंक्वायरी किस ऑप्शन में दर्शाया गया है, तो हम देख लेते हैं, क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स सिरप्स एंड ट्रीज। तो ये तो जस्ट क्लासीफाई करना हो गया चीजों को, इसमें कोई भी खोजबीन नहीं हो रही है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें बच्चे कुछ खोज करेंगे, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, ठीक है। तो यहाँ पर खोजबीन होगी, यहाँ पर चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा। थर्ड देखेंगे, लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ के 5 उपयोगों की सूची बनाएं। तो इसमें भी कोई जांच या इंक्वायरी नहीं हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स, विभिन्न पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करें। तो इसमें भी कोई छानबीन या खोजबीन नहीं हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन सिंपल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स, विज्ञान में लिंग जेंडर संवेदनशील शिक्षा शास्त्र में शामिल है। तो देखिए, जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या है। ये एक शिक्षण यानी कि टीचिंग अप्रोच है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ सभी बच्चों को सफल होने के समान अवसर मिले। इसमें क्या शामिल है ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, यूजिंग ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। तो हाँ, हमें लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कैमरा मैन हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर कैमरा पर्सन हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से चेयरमैन, जिसे हम हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, तो हम वहां पर चेयर पर्सन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हमें इस तरीके की भाषा से बचना है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप, छात्रों को रूढ़िबद्धता की जांच करने में शामिल करना चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि बच्चों को इंगेज करें कि वो रूढ़िबद्धता और जेंडर बायसनेस को पहचाने और उसको चुनौती दें। तो ये भी सही है कि बच्चों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेकिंग जेंडर बाइस्ड ग्रुप्स, यानी कि लिंग आधारित समूह बना देते हैं। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूजिंग डिफरेंशिएट
इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, विभेदी निर्देश और आकलन का उपयोग करेंगे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हमारा ए और बी सही है, तो ए और बी किस में है, थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी, विज्ञान कक्षा में अब सारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होती है, ये एक ओपन डिस्कशन होता है, इसका उपयोग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन सही है। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच भेद करना, तो ये गलत है, भेद नहीं करना है। सी देखेंगे, टू डेवलप कम्युनिकेशन, संचार विकसित करते हैं, तो हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती है इससे। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ये हम इसलिए करते हैं कि हम प्रतिभाशाली छात्रों को पहचान सकें, तो ये भी गलत है। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंसेप्शन, तो वैकल्पिक अवधारणाओं को पहचान करते हैं, हाँ इससे बच्चों की अल्टरनेट कंसेप्शन भी पहचान में आते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए सी ई एफ ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल्स इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। सुनीता ठंडे पानी के एक बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डालती है और अवलोकन को नोट करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। देखिए नोट वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे तो हमें यही बताना है कि पोटेशियम धातु के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, तो हाँ ये ऑप्शन सही है, तो हमें नॉट बताना है। इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यही ऑप्शन गलत है क्योंकि ये एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन गैस इज evolved, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये भी सही बात है। पॉप साउंड इज हियर्ड, पॉप ध्वनि सुनाई देती है, तो ये सभी बातें सही है। सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन पर जाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के पास एक डॉग है और उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसका जो डॉग है वो भौंकता है, तो ये उस बच्चे की स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो गई। लेकिन सभी डॉग भौंकते हैं, ये एक जनरल कंक्लूजन है, ठीक है, तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल टू रूल जाना, नोन टू अननोन जाना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, ये सभी इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, जनरल टू स्पेसिफिक जाना, रूल टू एग्जाम्पल जाना, अननोन टू नोन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, तो ये सभी क्या है डिडक्टिव रीजनिंग है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, छात्रों से परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत क्योंकि ये इंडक्टिव रीजनिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, तो ये सही तरीका है कि हम एक एग्जाम्पल से रूल की तरफ चले गए। जब विद्यार्थियों से समतल दर्पण में विभिन्न आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहने का मतलब है कि वे परावर्तन के नियम की पुष्टि कर रहे हैं, जिससे कि वे समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये चीज बच्चे समझ जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a class 7 teacher plans to identify alternate conception of student in the topic adaptation in plant and animals, which of the following set of strategy is best suited of this purpose। तो कोई क्लास 7 की एक शिक्षिका है जो पादप और जीव जंतु पौधे में अनुकूलन विषय में छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाती है, तो इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। तो देखिए जो भी अल्टरनेट कंसेप्शन होते हैं उनको किस तरीके से टीचर पहचानेगी, अल्टरनेट कंसेप्शन क्या है ये हम पीछे समझ चुके हैं और ये कैसे क्रिएट हो जाते हैं बच्चों में ये भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे
अच्छी और सबसे उपयुक्त रणनीति हमें बतानी है कि वैकल्पिक अवधारणाओं को कैसे पहचाना जाए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनिंग के द्वारा वो बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को पहचान कर पाएगी। इंटरव्यू के थ्रू बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं पहचानी जा सकती हैं और डायग्राम्स के थ्रू, क्योंकि जो डायग्राम होते हैं वो साइंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे जो चित्रकारी करते हैं, जो भी डायग्राम बनाते हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि बच्चों के मन में क्या वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सीटेट साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन जनवरी 2024 जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया। तो देखिए, नियम और सिद्धांत अलग है, हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसाइजिंग स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। देखिए, नॉट वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे तो हम हाइपोथेसाइजिंग स्किल्स क्या होती है, यानी कि परिकल्पना कौशल क्या है, ये हम समझ लेते हैं। इसमें किसी समस्या को हल करने के लिए विचारों को उत्पन्न करना, ठीक है, परीक्षण करना, चीजों को सही करना, ये सभी शामिल है। इसका उपयोग साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक पद्धति, क्लासरूम डिस्कशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस जैसे विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या निर्देशक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विच लीड टू इंक्वायरी, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न तैयार करना। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, हमसे नॉट पूछा है तो ये तो होगा नहीं। अटेम्प्टिंग to explain observation or relationship in terms of some principle, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। यूजिंग द सेंस टुगेदर इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करना। तो देखिए, इसमें कोई हाइपोथेसाइजिंग स्किल्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, अपने सेंसेस का यूज करते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमसे नॉट पूछा था, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग टेस्ट, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रोट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, कौन सा इन्फ्रेंस होगा। तो हम पढ़ लेते हैं अपने स्टेटमेंट। ए है, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। बी देखेंगे, बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेशित अर्जित करेंगी। तो ये क्या हो गया, ये इन्फ्रेंस हो गया कि जो पत्तियां हैं उन पर सिमिलर चार्ज है, इसलिए एक दूसरे से दूर चली गई। तो बी इन्फ्रेंस हो गया। ए हमारा ऑब्जर्वेशन है, बी इन्फ्रेंस है। तो ए और बी ऑब्जर्व, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका बाहर है। ए बी सी ऑब्जर्वेशन, ये भी बाहर हो गया इन्फ्रेंस, क्योंकि ए हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए, एक ही ऑप्शन बचता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं और अपने सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो ए हमारा ऑब्जर्वेशन है, बी और सी क्या है, इन्फ्रेंस है। सी देख लेते हैं, द नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट। तो इसमें भी सेम ही कहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रहा होगा लीव्स पे, इसलिए एक दूसरे से दूर चली गई। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following is the most suitable strategy for introducing the student to the concept of chemical reaction at upper primary level। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। तो हम अपने ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, यानी कि रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप से लिखना और विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव
एग्जाम्पल्स, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना और उदाहरण देना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन देयर लाइफ्स। उस रासायनिक अभिक्रिया पर परिचर्चा करना जिसका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा हो। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें परिभाषा नहीं बतानी है, इससे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। जस्ट हम समीकरण लिख देंगे, यानी कि रिएक्शन हम लिख देंगे और बच्चों को कहेंगे कि इसको ऑब्जर्व करो, तो इससे भी बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे रासायनिक अभिक्रिया को लेकर। तो जो भी बच्चों ने अपने आसपास के जीवन में चीजें देखी हैं उससे रिलेट करते हुए डिस्कशन करना है। तो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सभी ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन हमको इस तरीके के क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, वही हमें चूज करना है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्पेक्ट्रिज्म। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, कथन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो ये बात सही है कि जो साइंस है वो संशयवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो इसमें इंफेरिकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक दावों की वैधता को आंकते हैं। क्योंकि साइंस में चीजें एक सी नहीं होती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, मोडिफिकेशन इसमें होता रहता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्फेरिकल एविडेंस। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने जो साइंस पेडागोजी की थ्योरी वाली क्लासेस कराई हैं उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सभी जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से सभी क्लासेस देख सकते हैं। अब हम और भी ऑप्शंस को समझेंगे। सेकंड ऑप्शन है साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, यानी कि विज्ञान पूरी तरीके से आगमनात्मक प्रकृति का है। तो ये गलत है। साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, यानी कि ये संशयवाद को इसलिए बढ़ावा देता है क्योंकि वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के निष्कर्षों पर भरोसा नहीं करते। नहीं, ये भी गलत है। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, यानी कि वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं और अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिसीज एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशियंसी। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना और अवधारणा को प्रस्तुत करना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन pertaining to a deficiency disease and hold a discussion around it। तो देखिए यही ऑप्शन सबसे अच्छा हो जाएगा कि हम जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो उसको लेंगे, फिर उसके बाद उस पर परिचर्चा करेंगे। थर्ड ऑप्शन है लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड द फंक्शन दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। विभिन्न पोषक तत्वों और मानव शरीर में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिसीज, समान मानव संबंधी रोग पर परिचर्चा करना। देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू कैरी आउट ऑफ अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर। तो देखिए क्लास में टीचर डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो करके दिखा रही है, तो हमें ये बताना है कि क्या सबसे उपयुक्त रणनीति नहीं है। तो ये नॉट वाला क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से करेंगे। तो देखिए जब टीचर क्लास में कुछ प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर वो कुछ प्रिपरेशन करते हैं। जब पाठ को पढ़ा रही है टीचर तो उसकी योजना या उसकी रिहर्सल वो पहले ही करती है। फिर टीचर्स क्या करती है, छात्र को मोटिवेट करेगी, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेगी, इन्वॉल्व करेगी टीचर। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन, रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन क्लास। कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, हमें नॉट बताना है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक। समय पूर्व भी उन अनुबंधों पर बल देना जिसका निर्माण करना छात्रों के लिए आवश्यक है। तो यही गलत हो जाएगा, समय पूर्व नहीं करना है, पहले बच्चों को डेमो दिखाएंगे, शामिल करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को, फिर जाके बच्चे समझेंगे चीजें। तो यही गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रदर्शन को व्याख्याओं द्वारा पूरा करना, तो ये भी सही है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, यानी कि डिस्कशन करेंगे, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरीज। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को
एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? ऑप्शन देखेंगे। इट एक्सप्लेन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर असम्पशन, यानी कि ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा है और असम्पशन यानी कि धारणाएं कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A teacher, while teaching the chapter body movement to class 6 students, show the following image to her student. तो एक शिक्षिका क्लास 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति अध्याय पढ़ाती है और वो कुछ प्रतिबिंब दिखाती है। A sailing boat, swimming fish and a flying aeroplanes. She then asks the student to reflect on the shape of the images and the manner of movement. Which of the following are likely to be employed by students in answering? तो जब टीचर बच्चों को बॉडी मूवमेंट समझा रही है तो वो इन चीजों को दिखाती है, तो बच्चे इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट तो हो गया ऑब्जर्विंग, और वह बच्चों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जाती है, यानी कि चीजों को एग्जाम्पल देकर समझा रही है। तो ये क्या हो गया? इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो बी और सी हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे सीटेट साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन अगस्त 2024 वाले ऑफलाइन एग्जाम के। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के लिए सच्ची, जीवन के लिए सच्ची और अनुशासन के लिए सच्ची है। कथन में निम्नलिखित में से कौन सा निहित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। ऑप्शन देखेंगे। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। विज्ञान शिक्षा में छात्रों को विज्ञान की प्रक्रिया सीखने में मदद मिलनी चाहिए। तो हाँ, ये बात सही है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, हमें गलत बताना है। सेकंड देखेंगे। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चिल्ड्रन एंड हिज हर एनवायरमेंट। विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उनके पर्यावरण के बीच एक संबंध बनाना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमाइन डिसिप्लिन इन स्कूल। तो देखिए यही गलत हो जाएगा कि बच्चों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना है। बच्चों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित नहीं करना है। गुड साइंस एजुकेशन क्या है? ट्रू टू द लर्नर, ट्रू टू द लाइफ और ट्रू टू द डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने काम के प्रति तो डिसिप्लिन में रहें, लेकिन स्कूल में हमें उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाना है, ये नहीं है। ठीक है, बच्चे अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अपने काम के प्रति डिसिप्लिन में रहें। तो हमने ये गुड साइंस एजुकेशन में पढ़ा है और मैंने आपको 6 वैलिडिटी भी समझाई है। तो अगर आप लोगों ने साइंस पेडागोजी सीरीज नहीं देखी है तो आप सभी वो भी देख लेना। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी वहां से क्लासेस को देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे पेडागोजी का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका मल्टीपल आंसर हो, यानी कि बच्चे वन लाइन में आंसर ना देकर अलग अलग आंसर दें, अपने अलग अलग विचार को रखें, सोचे समझे और जांच करें और फिर उसका आंसर दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन जिनका मल्टीपल आंसर होता है। अब देखते हैं अपने ऑप्शन। व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज? मनुष्य सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते? तो जो सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन में नहीं होते। तो ये तो वन लाइन आंसर हो गया, तो ये तो होगा नहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ? सेलुलोज किसका बना होता है? तो ये भी वन लाइन आंसर हो जाएगा। What would happen if humans could digest cellulose? क्या होगा यदि मनुष्य सेलुलोज को पचा सके? तो देखिए इसमें बच्चे चीजों को समझेंगे, सोचेंगे और अपने अपने अलग अलग विचार रखेंगे। तो ये होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं। नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। किन्हीं 5 जीवों के नाम बताएं जो सेलुलोज को पचा सकते। तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा सिंपल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ordinarily not implied in the context of content validity of science curriculum। तो जो मैंने आपको 6 वैलिडिटी पढ़ाई है उसमें से एक कंटेंट वैलिडिटी भी पढ़ाई है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो साइंस पेडागोजी की सीरीज मैंने आपको कराई है वो आप सभी देख लेना, क्योंकि आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम समझ लेते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी है क्या। तो जो स्कूल में बच्चों का कंटेंट हो वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर होना चाहिए और बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, मीनिंगफुल हो और सही जानकारी बच्चों को दी जाए। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। द कंटेंट इज अपडेटेड,
तो हाँ, ये भी बात सही है कि जो सामग्री है उसको अपडेटेड होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड। तो वही सटीक और सही जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट आर ट्रिविलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं वो सिंपल तरीके से समझाएं, क्योंकि हर तरीके का बच्चा है क्लास में। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव पॉइंट है, कोई भी गलत नहीं है। और इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है वो जेड है, यानी कि सभी को नंबर मिला है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग। यानी कि हमें ये बताना है कि टीम टीचिंग से क्या बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट्स को। तो देख लेते हैं। इट इज एन अफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज साइज क्लासेस। यानी कि यह बड़े आकार की कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो टीम टीचिंग इसलिए थोड़ी होती है कि जो क्लास बड़ी है तो इसलिए हम टीम टीचिंग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड देखेंगे, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। हाँ, ये बात सही है कि इसमें विविध विशेषता वाले छात्रों को लाभ मिलता है। जो डाइवर्स एक्सपर्टीज वाले छात्र होते हैं उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि वे चीजों को कई तरीके से देखते हैं। उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं, तो उनको इससे हेल्प मिलती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये मूल्यांकन के कार्यों को आसान बनाता है, नहीं। ये छात्रों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगा, नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। पाठ पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमें नॉट बताना है। तो एक्सपेंडेड लर्निंग है क्या? इसका उपयोग हम एजुकेशनल प्रोग्राम और स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो बच्चों का लर्निंग गैप है वो कम हो सके और जो बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रिपीटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटन के लिए महत्वपूर्ण मूल संवर्धन है। तो हाँ, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, दीज फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्यूशन। देखिए, इसमें मूल्यांकन शामिल नहीं है, तो हमसे नॉट पूछा था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कुछ में छात्रों की विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इनमें से कुछ बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ शिक्षकों और समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशू सच एज द जीएम फूड इन द स्कूल साइंस करिकुलम। तो हमको बताना है कि सोशियो साइंटिफिक इशू के लिए वैध कारण नहीं है, वो बताना है हमको। तो सोशियो साइंटिफिक इशू क्या है, ये हमने पहले के क्वेश्चंस में समझ लिया है। तो हम देखेंगे अपने ऑप्शन। डेवलपमेंट आर्गुमेंटेशनल स्किल्स, तो हाँ, ये तर्क वितर्क कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। डेवलपमेंट द कैपेसिटी टू इंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, तो हाँ, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा वैध कारण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हेल्प इन एप्रिसिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन, तो यही वैध कारण नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 a teacher perform the following activity with her student. They take 3 test tube and fill 3/4 of each with water. The test tube are labeled as A, B, and C. They put a snail in test tube A, a water plant in test tube B, and in C they keep snail and plant both. The teacher then asks the student which test tube would have the highest concentration of CO2. Which process skill in the teacher emphasizes in this case? तो क्लास 7 में जीवों में श्वसन अध्याय पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियां लेते हैं और प्रत्येक का 3/4 भाग पानी से भरते हैं। टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी के रूप में लेबल किया जाता है उनको। वे टेस्ट ट्यूब ए में घोंघा रखते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में एक पानी का पौधा रखते हैं और सी में वे घोंघा और पौधा दोनों रखते हैं। फिर शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में CO2 की सांद्रता सबसे अधिक होगी। इस मामले में शिक्षक किस प्रक्रिया कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो टीचर है उसने चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया है बच्चों को, तो बच्चे यहाँ पर कुछ भी अनुमान नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, कुछ भी वहां पर वो माप नहीं रहे हैं। ये सिंपल हो जाएगा प्रिडिक्टिंग, ठीक है, पूर्व अनुमान। यानी कि वो सीधा सीधा
प्रिडिक्ट करेंगे, पूर्व अनुमान लगाएंगे कि CO2 की सांद्रता ए टेस्ट ट्यूब में ज्यादा होगी। तो सिंपल था, ठीक है। इसको लेंथी करके पूछा गया है क्योंकि बच्चों को उन्होंने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो एनिमल है वो कैसे श्वसन करते हैं, प्लांट कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको चीजें पहले से क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, पूर्व अनुमान लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलम प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में अपनाई जा रही पाठचर्या पद्धति के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन देखेंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। तो ये तो गलत है कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। तो ये तो हो गया गलत। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। तो माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को विज्ञान के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो ये बात सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सी देखेंगे, साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस। तो माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को ईवीएस के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो बी और सी हमारा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to assist them on this task? तो छात्रों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे एक बीकर में साधारण नल के पानी का तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संकेत नहीं है? तो नॉट वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम अपना ऑप्शन, पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। तो ये तो सही है कि थर्मामीटर के न्यूनतम ताप पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इंश्योर दैट द थर्मामीटर डज नॉट टच द बॉल्स ऑफ द बीकर। तो ये भी सही है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि जो थर्मामीटर है वो बीकर की दीवार को टच ना करे। नेक्स्ट देखेंगे, मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, यूज अ स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मामीटर। थर्मामीटर को लटकने के लिए एक स्टैंड का उपयोग करेंगे। तो ये भी सही है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन उपयुक्त संकेत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन साइंस में क्या है, ये देखा जाता है कि बच्चे किस तरीके से स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेस वो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये संकेत सबसे उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर इन क्लास 7 स्टूडेंट। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गोलीयकार दर्पणों में छवि निर्माण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखिए जो बच्चे हैं उनको स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती है टीचर, तो सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी ये हमें बताना है। तो पहले जहां पर बच्चा एक्टिव होगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेजेस एट वेरियस पोजीशन इन अ प्लेन मिरर। तो देखिए अगर प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को वो क्लियर कर रही होती तब तो ये ठीक था। सेकंड देखेंगे, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन इट। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जो स्पून है वो गोलीय दर्पण की तरह काम करती है। तो यही ऑप्शन सही है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। टॉप 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट एनालिसिस के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।